जनवाणी कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दर्शकों, एक सरकारी कर्मचारी अपनी ज़िंदगी के बहुमूल्य वर्षों को जनता की सेवा के लिए प्रदान करता है और ऐसे में सेवानिवृत्ति के पश्चात कुछ वित्तीय लाभ उसे प्रदान किए जाते हैं, जिसमें पेंशन भी कहा जाता है और दूसरे लाभ भी उसे दिए जाते हैं और जो कि उसका हक भी बनता है। तो विभागीय स्तर पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और इस तरह के प्रकरणों का निस्तारण और जीपीएफ खातों का आवंटन, इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित हैं कार्यालय प्रधान महालेखाकार हिमाचल प्रदेश शिमला यानी एजी ऑफिस शिमला से वरिष्ठ लेखाधिकारी श्री हंसराज हीर जी और साथ में हैं सहायक लेखाधिकारी श्री नंदलाल कनौजिया जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। इससे पहले कि हम पेंशन के जो प्रावधान हैं, विभिन्न प्रावधानों पर आगे बढ़ें, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पेंशन है क्या और इसका जो है क्यों ये ज़रूरी है सभी के लिए। पेंशन एक्चुअली जब इंसान जो एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो 60 साल के बाद वो इस लायक नहीं होता कि कुछ कमा सके जी। तो जो उसने सर्विस की होती है तो उस सर्विस की एज में जो उसको सोशल सिक्योरिटी मिलती है वही पेंशन एक्चुअली जी, ताकि वो किसी के आगे उसको हाथ ना फैलाना पड़े या बच्चों के लिए बोलना ना पड़े कि मुझे कुछ दो, ताकि वो अपनी सोशल सिक्योरिटी उसके खुद का अपना वो सम्मानपूर्वक जिंदगी जी सके। जी जी। और इसका जो प्रावधान किया जाता है वो क्यों किया जाता है, खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि सरकारी कर्मचारी, आप जैसे देखा होगा 30 साल 35 साल नौकरी करेगा हो तो सारी ज़िंदगी उसने वहाँ लगाई होती है, तो जब वो रिटायर होगा तो उसको बाद के लिए भी चाहिए क्योंकि उसने सारी अपनी जिम्मेदारी निभाई होती हैं और जो उसके पास पैसा होता है उसने लगभग वो खर्च किया होता है। बिल्कुल सही। तो रिटायरमेंट के बाद ताकि वो अपनी जो ज़िंदगी है वो सम्मानपूर्वक जी सके और अपना सिर उठा के चल सके, उसके लिए पेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला भी है। बिल्कुल सही बात। और अगर हम पेंशन की बात करते हैं तो बेसिक एलिजिबिलिटी, कौन हकदार होता है पेंशन पाने का, कितने वर्षों के बाद हकदार हो जाता है? जी, पेंशन के लिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 1/1/2004 से पहले के जो कर्मचारी हैं वो सारे के सारे पेंशन के हकदार हैं। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश सरकार में 15/5/2003 से पहले के कर्मचारी सारे सीसीएस पेंशन रूल से 72 के अनुसार उनको पेंशन मिलती है और पेंशन के लिए मिनिमम सर्विस जो है वो 10 साल है। क्योंकि एक जो अभी भी जैसे एनपीएस से ओपीएस में आए हैं लोग तो फ़ोन आते हैं हमारे को, तो जैसे कहते हैं कि जी हमारी 8 साल या 9 साल या 9.5 साल से तो क्या करें जी हम। तो पेंशन के लिए मिनिमम 9 साल कंप्लीट 9 महीने 9 साल 9 महीने होनी चाहिए ताकि उसको 10 साल माना जा सके। 10 साल माना जाता है। उसी के बाद इसको पेंशन लग सकती है, अदरवाइज पेंशन नहीं लग सकती जी। जो प्रावधान है जी। तो वो एक तरह से क्राइटेरिया है कि कम से कम 10 वर्ष होना बहुत ज़रूरी है। नंदलाल कनौजिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं या फिर कुछ दूसरी स्टेट्स में भी एनपीएस से ओपीएस में है प्रावधान किया गया है, तो ओपीएस जिनको दी गई है उसके लिए जीपीएफ खातों का आवंटन किस तरह से किया जा रहा है? उसका सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है उसके पश्चात जो है हमारे जो सरकार ने जीपीएफ आवंटन के लिए अपने जो प्रार्थना पत्र हैं वो वेबसाइट के थ्रू जो थे हमारे पास ईजी ऑफिस भेजे और उससे पहले उन्होंने कुछ जीपीएफ नॉमिनेशंस के साथ भी भेजे थे हार्ड कॉपीज़। उसके बाद उसे ऑनलाइन किया गया और ऑनलाइन ही अब इस समय जो जीपीएफ आवंटन हो रहा है और इस प्रकरण में अभी तक जो है लगभग 99% जो काम है वो हो चुका है क्योंकि 1,17,000 जो कि सब्सक्राइबर माने जाते हैं जो कि नए मतलब एनपीएस से ओपीएस में आने थे, तो ईजी ऑफिस द्वारा इस समय लगभग 1,14,000 जो सब्सक्राइबर हैं उनको खाता जो है आवंटन कर दिया गया है जी। और उसमें से भी जो थोड़े से जो बचे हैं वो अभी विभागों की तरफ से नहीं आए हैं हमारे पास, और जो हैं अभी सिर्फ 400-500 जो हमारे पास हैं वो इस हफ्ते ही मतलब वो भी हो जाएंगे। तो एक तरह से जितने भी कर्मचारी हैं हमारे पास ईजी ऑफिस के पास जितने भी हमारे पास अलॉटमेंट के लिए जो प्रार्थना पत्र आए थे उसका 99% से भी अधिक हम निवारण कर चुके हैं। जीपीएफ खाते में अगर हम डिडक्शन की बात करते हैं तो कितना मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उतना डिडक्शन बहुत ज़रूरी है? उसके लिए जो मिनिमम डिडक्शन है वो 6% है और अधिकतम जो है वो जो सब्सक्राइबर है उसकी बेसिक पे प्लस उसका डीए जी वो वहाँ तक कंट्रीब्यूट कर सकता है, उतना कंट्रीब्यूट किया जा सकता है वैसे भी। अगर हम बात करते हैं हंसराज हीर जी, पेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर पारिवारिक पेंशन की अगर हम बात करते हैं
एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार वालों को पेंशन जो दी जाती है, उसके लिए कौन कौन एलिजिबल रहता है, कौन कौन हकदार होता है? उसकी वाइफ या उसके परिवार के कौन कौन लोग हैं जिनको पेंशन दी जा सकती जी, है? हालांकि हम जब भी इस प्रोग्राम में आते हैं तो हम दर्शकों को बताते हैं, और मेरा ख्याल ये बहुत ज़रूरी भी है कि पता होना चाहिए कि जब तक तो एम्प्लॉय खुद दें तब तक तो ठीक है, और साथ ही जब वो फॉर्म भरते हैं, जो फॉर्म 3, 5, 7 जो फॉर्म भरा जाता है, तो उसमें परिवार की पूरी डिटेल, चाहे वो बच्चे जो हैं मैरिड हैं या अनमैरिड है, वो सभी की डिटेल होनी चाहिए, पूरा विवरण होना चाहिए। क्योंकि पारिवारिक पेंशन जो है, जब वो एम्प्लॉय खुद रिटायर होता है तो उसकी परिवार की जो स्पाउस होगा उसको रिपोर्ट कर दी जाती है साथ ही। वो अगर कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो, अगर प्रॉब्लम होगी तो हम उसमें कंडीशन लगाते हैं कि ये है, इसको जो ठीक हो जाती है तो उसके बाद उसको ठीक कर देते हैं हम, जो ऑब्जर्वेशन लगाएंगे तो ठीक होने के बाद। वाइफ को तो सबसे पहले हो, वाइफ या हस्बैंड, उसमें तो कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, और उसमें स्टेट वे जो है वो लीगल वेडेड वाइफ या लीगल हस्बैंड जो है उसको लग जाती है फैमिली पेंशन। इसके बाद जब वो स्पाउस नहीं होता है तो किसको लगेगी? तो 25 ईयर्स तक जो बच्चे हैं वो सारे के सारे एलिजिबल होंगे। उसमें कंडीशन है, एक तो इनकम की और एक है मैरिज की। जो इनकम क्राइटेरिया इसमें वो मिनिमम फैमिली पेंशन प्लस डीए उसके ऊपर जो बनता है, तो लगभग 1,40,000 के करीब बनता है। तो उससे अगर उसकी इनकम कम है तो उसको फैमिली पेंशन लग सकती है, और या वो मैरिज हो जाएगी तो मतलब जैसे मैरिज हो जाएगी या उससे ऊपर उसकी इनकम चली जाएगी तो बंद हो जाएगी। इसके बाद जो 25 साल तक जो क्राइटेरिया मैंने बताया आपको, इसके बाद 25 साल से ऊपर जो है वो भी बच्चे एलिजिबल हैं। पर कौन है एलिजिबल? उसमें सबसे पहला हक है हैंडीकैप्ड बच्चे का, जो हैंडीकैप्ड है, हैंडीकैप्ड सबसे पहले हैंडीकैप्ड का, देन अनमैरिड या विडो डॉटर जो भी उन्हें बड़ी होंगे, चाहे 1-2 होंगे तो उनमें जो बड़ी होगी उसको मिल जाएगा। हाँ, जैसे वाइफ की मैंने बात की तो वाइफ मीन्स लीगली वेडेड वाइफ, मतलब स्पाउस 2 हो सकते हैं, लेकिन 2 कुछ जगह पर, जैसे हिमाचल प्रदेश में एक बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन है कुछ जगह पर, तो वो आपका कहना है कि जो लीगली वेड वाइफ हो एक ही हो सकती है, उन्हीं को मिल सकता है। जो फर्स्ट वाइफ होगी वही लीगल वेडेड वाइफ मानी जाएगी। इन केस उसके साथ डाइवोर्स हो जाता है या डेथ हो जाती है, तब जो मैरिज होगी वो सेकंड वाइफ वो ठीक है, वो एलिजिबल हो जाएगी। बट एक के होते हुए दूसरी मैरिज हो जाएगी वो तो लीगल मैरिज नहीं मानी जाती। जब से 18 अप्रैल 1955 से बाद जो हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ है उसके बाद, और इसमें किसी भी कस्टम में अगर मैरिज हुई हो या डाइवोर्स हुआ उसको नहीं माना जाता जबकि वो लीगल ना हो, जब तक कि वो लीगल ना हो। मतलब ये क्लियर कट है, सीसी पेंशन 1972 में क्लियर कट लिखा हुआ कि सेकंड वाइफ इज नॉट वाइफ फॉर फैमिली पेंशन, ये क्लियर कट है। बच्चों की अगर हम खास तौर पर बात करते हैं कि मान लीजिए बड़ी बेटी है और 23 वर्ष की उम्र में है, तो उसको 25 वर्ष के बाद या फिर जब उसकी शादी हो जाती है तो उसे वो पेंशन नहीं दी जाएगी, तो उसके बाद पेंशन किसी और को दी जाएगी क्या? हाँ, डेफिनेटली, जब दूसरे कोई हकदार होंगे, जो बच्चे अच्छा, जैसे मैंने कहा आपको कि सेकंड वाइफ जो एलिजिबल नहीं है, लेकिन सेकंड वाइफ एलिजिबल तो नहीं है लेकिन उसके बच्चे लीगल हैं। जी बिल्कुल। तो बच्चों को जो हक है, बच्चों को हक है, बच्चों का हक नहीं खत्म होता, तो बच्चों को जरूर फैमिली पेंशन मिलती है, उन्हें को पेंशन दी उनको मिल जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आपने क्वेश्चन किया कि 25 साल या 23 साल, तो जैसे मैंने कहा कि जैसे सीज हो जाएगी या उसकी इनकम बढ़ जाएगी या मैरिज हो जाती है तो जो सेकंड हो गई लाइन में उसको लग जाएगी, ये सेकंड एलिजिबल पर्सन होगा, सेकंड एलिजिबल जो भी हो बच्चा होगा 25 साल से कम वर्ष का, जी उसको मिल जाएगी बेसिकली। तो ये पारिवारिक पेंशन में इस तरह से हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पेंशन के जो दस्तावेज हैं वो किस तरह से उसकी तैयारी की जाती है विभागीय तौर पर, या फिर जो कर्मचारी है वो खुद भी उन्हें आपके कार्यालय में दे सकता है? किस तरह से वो पेंशन उसे मिल सकती है? जो पेंशन की जहाँ तक बात है तो एम्प्लॉय, जैसे रूल में प्रोविज़न है ये कि डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि जब रिटायर होने वाले होते हैं तो 6 महीने पहले अपने प्रोसेस स्टार्ट करवा दें ताकि उसकी सर्विस वगैरह में कोई कमी है तो ठीक कर ली जाए, और पेंशन पेपर भर दें वो टाइम पे। जैसे उसमें अगर डिपार्टमेंट को कुछ चाहिए, उसमें जैसे कोई लीगल सर्टिफिकेट चाहिए या परिवार नकल की कॉपी चाहिए या कोई आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, तो वो सारी प्रोवाइड करवाएं टाइम पे। जी बिल्कुल। और वो फॉर्म 3, 5, 7 जो लाइव केस है 3, 5, 7 फॉर्म भरे जाते हैं और वो समय पे भर दें, और उसके साथ फ़ोटोग्राफ बहुत ज़रूरी है भेजना, 3 फोटोग्राफ एजी ऑफिस आने चाहिए, साथ में बैंक पासबुक की कॉपी आनी ज़रूरी है ताकि पूरी डिटेल हो उसमें। और जो डेथ केस है उसमें 12, 14 और 18 फॉर्म है, वो बहुत ज़रूरी, वो भरे जाने ज़रूरी है और वो टाइम पे आ जाए। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर समय पे अगर भर दिए जाएं तो विद इन मंथ हमारे पास, क्योंकि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हम एम्प्लॉई हैं हमारे ऊपर सिटीजन चार्टर लागू होता है, तो हमारी ड्यूटी है कि हम विद इन मंथ उसके फ्रॉम द रिसीट ऑफ दैट केस विद इन 1 मंथ उसको क्लियर करें। टाइम बाउंड मैनर में आपको करना बिल्कुल करना होता है हमें। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। और अगर हम पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन जो कैलकुलेशन है उस वक्त क्या क्राइटेरिया, किस तरह से पेंशन दी जा सकती है, और फैमिली पेंशन की क्या कैलकुलेशन होती है?
पेंशन जो है वो 50% ऑफ द बेसिक पे स्टेट पे ही है, जी बिल्कुल। क्योंकि आजकल 10 साल नौकरी होगी तो 50% ऑफ द बेसिक पे। पर ये किस केस में, उस केस में जिसमें सुपरन्यूशन कोई रिटायरमेंट होती है जी बिल्कुल। या कोई इनवैलिड रिटायर, कोई मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर होता है। लेकिन अगर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कोई ले रहे हैं, अभी जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे, उस केस में 20 ईयर सर्विस मिनिमम जरूरी है। उसमें 20 ईयर्स जरूरी है। 20 साल से पहले रिटायरमेंट नहीं ले सकते। हाँ, 50-55 की है कंडीशन से, क्लास 4 के लिए 55 है, क्लास 3 के लिए 55 है और क्लास 1 और 2 के लिए 50 है, जी वो बिल्कुल। रिटायरमेंट ले सकते हैं, वो ठीक है, दैट्स ओके। बट उसमें कंडीशन लगाई हुई है, क्योंकि एक्चुअली आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा सभी को जी बिल्कुल। कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर ये है कि जिन्होंने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है, जी वो अगर 3800 एंड अबव किसी के अगर ग्रेड पे है, तो वो सारे के सारे ग्रुप में लिए गए हैं, तो उनको 33 साल के साथ रिस्ट्रिक्शन है और उनको फुल पेंशन नहीं लग सकती 33 साल से पहले। उससे जो नीचे कर्मचारी हैं उनको जो है, अगर वो 20 साल के बाद सर्विस में रिटायर होते हैं तो उनको फुल पेंशन मिल जाती है तब वो मिल सकती है जी। लेकिन उसके लिए अदरवाइज 33 वर्ष की जो है 33 साल की कंडीशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। कनौजी जी, अगर हम बात करते हैं जीपीएफ खातों की, तो जीपीएफ खातों में अगर किसी ने एनपीएस से ओपीएस में आया है और उसका खाता पहले से कुछ जो कर्मचारी है 2006 से या 4 से 6 के बीच में जिनका खाता खुला था, तो वो पुराने खाते से नए खाते में कैसे पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या कुछ उसका प्रोसेस रहता है? एक तो ये है कि जो इनको 2004 से 6 के बीच में खाता आवंटन किया गया था, तो बाद में वो निष्क्रिय हो गए थे एक तरह से, क्योंकि वो एनपीएस की तरफ स्विच ओवर हो गए थे। मगर अब जैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम आई है, तो कुछ क्वारी हमारे पास ये आई हैं कि क्या वो पुराना अपना जो जीपीएफ नंबर, अकाउंट नंबर है, क्या उसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछला उनका पुराना जो अकाउंट नंबर है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। उन्हें जो नोटिफिकेशन मई 2023 में हुई है, उसके बाद दोबारा से उनको अपना खाता जो है आवंटित करवाना होगा। और जो उनका पैसा, हमसे ये भी पूछा गया है कई बार कि जो उनका पैसा वहाँ पर पड़ा है 2004 से 6 के बीच में, अगर पुराने जीपीएफ में पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में अभी तक हमने ईजी ऑफिस ने जो ये मैटर है टेकअप किया हुआ है, तो मगर अभी तक स्टेट की कोई डायरेक्शंस नहीं आई है कि अगर वो पैसा पड़ा है तो उसको कितना इंटरेस्ट देना है। वैसे जो पुरानी जो नोटिफिकेशंस थी उसके अनुसार जो पैसा पड़ा हुआ था उनका, चाहे वो उन्होंने 2014 तक कराया या कभी कराया, जी बिल्कुल, जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर वो केवल 2007 तक ही मिलना था, उसके बाद इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो हमसे कई बार अभी पत्राचार द्वारा पूछा गया कि भाई हमारे को क्या पूरा ब्याज मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो अभी तक राज्य सरकार की तरफ से इस तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है जिसके अनुसार हम उनका जो पैसा पड़ा है उसको इंटरेस्ट या ब्याज दे सकें। जी, जीपीएफ खातों की अगर हम बात करते हैं तो कितनी बार इससे निकासी की जा सकती है और किस तरह से, क्या प्रोसेस रहता है निकासी करने का? इसमें मतलब 2 तरह की निकासी है, एक तो एनआरए है और एक तो एनआरए जिसे कि विड्रॉल कहते हैं हम, दूसरा जो है वो किश्तों में जो उसने वापस करना होता है। जी बिल्कुल, तो वो लेते हैं, तो वो मतलब उसको 24 या 36 किश्तों में वो वापस कर सकता है जितना भी लेता है। और उसको जो एनआरए है वो 2 या 3 बार साल में ले सकता है, 3 बार। और उसी तरह से जो दूसरा है जिससे कि वापस करना है उसे, उसको भी वो 2 बार ले सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस रहती है, किस कंडीशन में ले सकते हैं? कंडीशंस तो जैसे अब एनआरए लेना है तो जैसे पढ़ाई के लिए ले सकते हैं, जी बिल्कुल, या मतलब अपकीप ऑफ हाउस जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसके लिए वो लेते हैं, या जो भी मतलब बड़े काम होते हैं उनके लिए लेते हैं। दूसरा जो अग्रिम जो वो लेते हैं वो छोटे, जैसे कोई पूजा करवानी है, कोई सत्यनारायण की पूजा करवानी है, या मतलब कहने का मतलब है कि छोटे मोटे जो काम होते हैं छोटे मोटे उसके लिए वो अग्रिम लेते हैं, जिसको कि अदायगी उनको वापस करना, मतलब वो 36 किस्तों में। लेकिन जो ये विड्रॉल की जो लिमिट है वो कितनी होगी, खाते से कितना विड्रॉ किया जा सकता है? वो जो एनआरए है वो 75% तक निकाला जा सकता है जी, मगर कुछ एक कंडीशंस में उसको 90% तक भी निकाला जा सकता है। जैसे कि जब रिटायर होने वाले होते हैं तो उससे कुछ महीने पहले ही वो 90% भी निकाल सकता है। तो वो अपने पैसे के या फिर अपना पैसा और ब्याज है दोनों का मिला के? हाँ, पूरा जो उसका पैसा पड़ा वो ब्याज सहित होता है, जो ब्याज सहित होता है उस अमाउंट का 90% उसका वो 90%, और वैसे 75, जैसे घर बनाना है, घर खरीदना है तो 75% जो है जी बिल्कुल वो ले सकता है। पारिवारिक पेंशन की अगर हम बात करते हैं जी, तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल सकती है, ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं कि जो
अनपढ़ है या किसी को पता नहीं है इस बारे में, और किस तरह से उनका निपटारा जैसे किया हमारे जाता है? पास मामले आते हैं तो उसमें ज़्यादा देखने में आया है कि उनके साथ जैसे परिवार की नकल नहीं लगी होती, जी बिल्कुल। सभी बच्चों की डिटेल आना जरूरी है ताकि परिवार, एक्चुअली होता क्या कि जब आप पारिवारिक पेंशन लगा देंगे किसी को तो जी, स्पाउस को तो लगा देंगे, लेकिन बाद में अगर बेचारे वो भी एक्सपायर हो जाते हैं तो किसको लगनी है, तो वो असर्टेन करने के लिए बेहतर है कि पहले अगर लिस्ट आई होगी तो डिपार्टमेंट से जैसे हमारे पास मामला आएगा तो उसको देखना आसान हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल उनको पारिवारिक पेंशन लगाने में भी सुविधा हो जाएगी, बिल्कुल। और मेरा ख्याल उससे दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन एक आपके माध्यम से एक ज़रूरी बात जो बताना ज़रूरी है इनको, डीडीओज को भी और सब्सक्राइबर जो अपने पेंशनर हैं उनके लिए भी, कि जो एनपीएस से ओपीएस में आए हैं वो मामले 1/4/2023 से जो पेंशन जिनको लगनी है या बाद में भी जो भी आप रिटायर होने वाले हैं, तो उनके मामले हमारे पास तभी भेजे जाएं जब उनके पैसे जमा हो जाएं, जी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो इसको जो मामला भेजना है तो पहले आप जो गवर्नमेंट शेयर प्लस डिविडेंड मीन जो उस पर अर्निंग होगी विद इंटरेस्ट जमा हुआ होगा, उसके बाद हमारे को भेजो, सर्टिफिकेट लगाएंगे उसमें और उसकी कॉपी भेजेंगे हमारे को, क्योंकि हमारे पास अदरवाइज हमारे पास मामला आ जाएगा और अब फिर हम वापस करेंगे, टॉस होता रहेगा, तो वो जो इंडिविजुअल है वो हरास होते हैं और उनको ही लगता है कि ये जो वाले जान उसके वापस कर रहे हैं, जबकि हमारा उद्देश्य ही नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, हम लोग वो करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है। 4 मई 2023 को गवर्नमेंट कहती है कि एनपीएस वाले ओपीएस में आएंगे, ये उसकी एसओपी होगी, अकॉर्डिंगली हम उसको एक्ट करते हैं। और हम अब एक तो आपने एक कारण बताया है, दूसरे और कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये डिले हो सकता है? कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कर्मचारी को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? कई जैसे डिटेल पूरी नहीं दी होती है, या उसके जैसे पे सेशन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या जैसे फॉर्म ही है, कम्युनिकेशन का फॉर्म भरा है लेकिन उसमें साइन नहीं किए हुए, तो कम्युनिकेशन तो जब तक इंडिविजुअल साइन नहीं करेगा तब तक पेमेंट नहीं की जा सकती, उसकी नहीं दे सकते हम। तो यह फॉर्म 7 है, हम लिबरल हो जाएंगे, लेकिन रिक्वायर्ड ये है कि साइन होना चाहिए डीडीओ से। डीडीओ की ड्यूटी है, क्योंकि सैंक्शनिंग अथॉरिटी डीडीओ है, हम अथराइजेशन है हमारे पास, तो अथराइजेशन हम तब देख सकते हैं जब सैंक्शन करके प्रॉपर भेजे होंगे और उसके पूरे कॉलम भरे हों, जबकि उसके पूरे कॉलम नहीं भरे होंगे तो हमें ऑब्जेक्शन लगाना पड़ता है उसके ऊपर, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है रूल प्रोविजन ये है कि उस पूरे कॉलम भरे होने चाहिए और सैंक्शन करके भेजें प्रॉपर हमारे जी। और कुछ जगह पे शायद ऐसा भी होता होगा, कुछ साइनिंग अथॉरिटी खुद ही होते हैं, डीडीओ जिनके पास पावर होती है, जी जी, तो अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके केसेस में क्या? उनका केस जो है वो डेफिनेटली उनकी हायर अथॉरिटी से आएगा, उनकी तरफ वो स्टेट में होता है कि जैसे प्रिंसिपल रिटायर्ड है तो डेफिनेटली उनका केस जो है वो डिप्टी डायरेक्टर से आएगा, उनकी तरफ से आएगा। वो मतलब डिप्टी डायरेक्टर का केस जैसे डायरेक्टरेट से आता है तो डायरेक्टरेट में अथराइज किए होते हैं वो, ऐसे डायरेक्टर का केस जो है वो सेक्रेटरेट से आता है, तो ये सभी के लिए हायर अथॉरिटी से ही होता है, क्योंकि प्रोविजन ही है। प्रॉपर वे में आएगा तो आपके पास उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे मैंने कहा आपको विद इन मंथ और मैक्सिमम 1 महीना 1.5 महीने के अंदर हम कर देते हैं। रिवीजन केसेस में टाइम लगा क्योंकि 7 साल का बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी भी आपके माध्यम से बता दें कि हम लोग लगभग 38,000 39,000 केसेस कर चुके हैं और लगभग 8-9 हज़ार के करीब हमारे पास केसेस बचे हुए अब, तो वो भी हम विद इन 2 या 3 मंथ्स हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको खत्म कर दें हम। लिव इन कैशमेंट में जो कुछ प्रॉब्लम होती है उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या कुछ आ सकती है? लिव इन कैशमेंट देना डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन वो उसमें सिर्फ कंडीशन क्या रखी हुई है स्टेट गवर्नमेंट ने कि जो जीपीएफ है उसका वो समय पे उसका क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी रिकवरी तो नहीं कोई, ये रिटर्न भी होता है। हाँ, ये रिटर्न भी किया है तो ताकि आप देख सकें, बाकी तो कंडीशन बाकी जो हम अथराइज कर देंगे, रिकवरी हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं करते क्योंकि वो डिपार्टमेंट का काम है, वो देखे क्या करना है। लेकिन ये चीज़ जांचना बहुत ज़रूरी है कि उसका जो जीपीएफ है उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। कनौजिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल टर्म्स में थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है सभी को, जीपीएफ, सीपीएफ और पीपीएफ, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं कई बार आम लोगों के समझ में नहीं आती है, और जो कुछ हमारे दर्शक ऐसे भी होंगे वो जानना चाहेंगे कि जीपीएफ और सीपीएफ पीपीएफ में खास तौर पर बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क रहता है, वो भी हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। तो सामान्य भविष्य निधि है जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए है बना हुआ है, और जो सीपीएस वगैरह है वो तो सीपीएस भी पहले जो था, अभी जैसे हिमाचल सरकार है वो जी अभी सीपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम में आया है, जी बिल्कुल, तो वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम था जी, और उसमें एक लिमिट रहती थी। जो ईपीएफ है वो जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके लिए वो होता है, उसको ईपीएफ देखता है। हाँ जी, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, तो उसको फंड है, और वो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो है उनके द्वारा वो किया जाता है। तो कुछ एक डिपार्टमेंट्स के द्वारा होते हैं, और ईपीएफ जो है वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेन वो उनके लिए किया जाता है। तो इसमें जो डिडक्शन की जो एक तरह से लिमिट्स रहती है, जैसे जीपीएफ में आपने बताया कि 6% मिनिमम हो सकती है, और अपर लिमिट जो है वो बेसिक और डीए के बेसिस पे होती है, लेकिन जो सीपीएफ और पीपीएफ है इसमें अलग है। वो जो पीपीएफ है वो तो दूसरे डिपार्टमेंट से कंसर्न है, उससे हमारा
जी, मतलब कंसर्न हमारे है। विभाग का कुछ लेना देना नहीं है, जी बिल्कुल, ना तो पीपीएफ का ना सीपीएफ ना ही सीपीएफ का बेसिकली। अगर हम बात करते हैं जीपीएफ खातों की, जो अगर मान लीजिए कोई दूसरे विभाग बदल कर आ रहा हाँ है, जी, हाँ जी। तो वो किस तरह से अपना जो पीपीएफ खाता है उसको संचालन कर सकता है? उसका जो अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। जी बिल्कुल, मान लो कोई दूसरा विभाग छोड़ करके हमारे पास आता है, जी बिल्कुल, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही आ रहा है, तो हम उसको उसका अकाउंट नंबर जो है वो चेंज कर देते हैं, जी बिल्कुल, न्यू नंबर जो अलॉट कर देते हैं। जी बिल्कुल, यदि वो दूसरे स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट में आ रहा है, तो उसका जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, एंड उसको जो है नया जीपीएफ नंबर जो है वो हिमाचल जीपीएफ नंबर नया हाँ जी, मिल जाएगा, लेकिन नया अमाउंट उसका उसको- पूरे का पूरा हाँ जी, वो नए उसका खाते सारा में आ पैसा जाएगा, वो उसके खाते में ही जमा होता है, उसको उसकी अदायगी नहीं की जाती है। उसमें कोई मान लो, दिक्कत हाँ नहीं आने जी। वाली है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और अगर हम बात करते हैं कि जीपीएफ खाता जो है हाँ जी। वो निष्क्रिय किस अवस्था में हो सकता है? निष्क्रिय तो जब उसको फाइनल पेमेंट होती है, अंतिम उसका भुगतान हो जाता है, जी बिल्कुल, तो वो निष्क्रिय हो जाता है, या कुछ एक डोरमेंट में चले जाते हाँ, हैं। डोरमेंट यदि जो कंडीशन मान लो रहती कोई सस्पेंड हो जाता है या कुछ है, तो वो निष्क्रिय खातों में चले जाते हैं। जी। तो जैसे ही मान लो वो रीइंस्टेट होंगे, तो हम उनको दोबारा से उसको चालू कर देते तो हैं। जो डोरमेंट खाता होता है उसमें ब्याज की अदायगी होती रहती ब्याज है? तो मतलब जिस जमा तरह होता से रहता आदेश होंगे, हाँ जी, उसके आधार पर है वो अब समय और कोई स्थिति के terminate- अनुसार? किसी को मतलब सस्पेंड किया है जी, या फिर उसको बाद में रीइंस्टेट कर दिया, तब तो जी। उसको पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा। पूरा इंटरेस्ट मिल मगर जाता मगर किसी को मान लो सज़ा हो गई और वो जिस समय तक उसका जीपीएफ था और तभी उसको टर्मिनेट कर दिया है। जी गया हो, बिल्कुल, तो वो जीपीएफ तो एज़ पर जीपीएफ रूल होता है, जिसमें कि 6 महीने तक ही जो उसका ब्याज है, मतलब जब उसको रिटायर करेंगे, मान लो कंपल्सरी उसको रिटायर करते हैं जी वो, बिल्कुल। तो केवल उसको 6 महीने तक का ही ब्याज मिलेगा। टर्मिनेशन अगर हो जाती है तो टर्मिनेशन की केसेस में क्या रूल है जीपीएफ और अन्य प्रावधान जो उसमें है? तो जो उसका पैसा है वो उसको मिल जाता है, वो डेट उसमें लिखी होती है कि भाई इस डेट को कर दिया गया, तो उसके आधार पर हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। एक बात, जैसे कि कोई रिटायर कर्मचारी हो जाता हाँ जी। है और वो चाहता है कि अपने जो पैसा है वो जीपीएफ खाते में ही हाँ पड़ा जी, रहे, हाँ जी। क्योंकि उसमें ज़्यादा ब्याज मिलती है, हाँ तो जी, क्या हाँ ये संभव है? हाँ, ये हिमाचल सरकार द्वारा एक प्रावधान है कि जी। वो अपने अपना जो जीपीएफ है उसको रिटेन कर सकते हैं, मतलब सेवानिवृत्ति के बाद भी। उसमें कोई और समय सीमा नहीं है? उसमें समय सीमा कोई नहीं, वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए कर सकते हैं, जी बिल्कुल, और उसमें उनको उतना ही ब्याज मिलता है जितने की जीपीएफ के ऊपर समय पर जो दिया जाता है, जी बिल्कुल, देय है, वो दिया जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है सब्सक्राइबर को ये है कि वो उसके ऊपर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है। टैक्स नहीं देना तो जो होता भी एक्यूमुलेशंस होती हैं उसकी, तो वो इकट्ठा होता रहता है, मगर उसके ऊपर उसको ब्याज नहीं कटता है। लेकिन ये जब सबसे वो बड़ा उसका फायदा है। विड्रॉ करता है तो उस समय फिर किस हिसाब से जब- टैक्सेशन जब- होता है? जब वो उसका विड्रॉ करेगा तो उसके बाद तो जो इनकम टैक्स की जो applicable rules हैं। एप्लीकेबल है उसी के हिसाब से होता है, मगर जब तक वो जीपीएफ में है तब तक वो वो मतलब टैक्स उसके बचाने का एक बहुत अच्छा टैक्स- माध्यम हो हाँ, सकता एक है, बहुत अच्छा माध्यम और एक है। हाईएस्ट इंटरेस्ट हाँ रेट जी, भी उन्हें मिलेगा उसमें। डेफिनेटली यस। ये बहुत अच्छी बात आपने हाँ जी। कही है। हंसराज जी, अगर हम बात करते हैं पेंशन की, जी। तो पेंशन के लिए एक, जैसे बीच में किसी पर्सन ने स्टेट गवर्नमेंट में काम किया है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया है, बदल रखे अपने जो है जी, जो जी। पेंशन का जो एक तरह से अपना जो कार्यक्षेत्र है, तो जी। उनको पेंशन का जो प्रावधान है किस तरह से किया जा सकता है ऐसे कर्मचारियों को? एक्चुअली जब वो पेंशन एस्टेब्लिशमेंट क्या है कि जिस विभाग में वो सर्विस कर रहा है जी, या दूसरे विभाग में जा रहा है, वो एक जगह कम से कम पेंशनेबल होनी चाहिए, किसी भी एक ही जगह में हो किसी एक जगह। अगर पेंशनेबल एक जगह नहीं होगी तो वो कंटिन्यू नहीं रह सकता, सकता। जी तो नहीं हो सकता। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट में आ रहा हो, सेंटर में अगर पेंशनेबल थी जॉब जी। और स्टेट में नहीं है, कोई बात नहीं, तब भी रह जाएगा। लेकिन अगर स्टेट में अब है, सेंटर में नहीं है, जी। तो भी वो पेंशन में आ सकता है, वो तब भी वो आ सकता तब भी है। पेंशन में आ तो सकता वो है। लेटेस्ट रूल जो है वो एप्लीकेबल उसके ऊपर बिल्कुल हो जाएंगे वो। यही तो एक प्लस पॉइंट होता है इसमें कि जी। एक साइड, आइदर साइड होनी चाहिए, मतलब भी या तरह। तो सेंटर में हो या स्टेट में हो। तो उसमें कोई जैसे उसका एलिजिबिलिटी है 10 जी। वर्षों की या 15 वर्ष या 20 वर्षों की, जैसा आपने बताया, जी जी। वो किस बेसिस पे देखी जाएगी फिर? वो फिर जब उसकी सर्विस ही काउंट कर दिया आपने, तो डेफिनेटली उसकी सर्विस पिछली भी काउंट हो गई, दोनों आगे वाली सर्विस काउंट हो गई, तो सर्विस उसको जब भी उसको पेंशन लगेगी दोनों काउंट होगी। हाँ, जो होगा क्या कि जो उसका जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाएगा, जी बिल्कुल, और जो अगर एनपीएस का पैसा है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का जो खाते में आ जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट का चला जाएगा, जी। क्योंकि उस जो पीरियड की पेंशन है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, जी बिल्कुल, उस पीरियड को काउंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट तो गवर्नमेंट। जो पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट में जमा हो जाएगा, वो पैसा जो जी गवर्नमेंट का शेयर है विद जी। इंटरेस्ट जो है।
तो जो पेंशन का अमाउंट दिया जाता है ये स्टेट गवर्नमेंट के शेयर से सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर में अकॉर्डिंग टू की सिचुएशन, हाँ बिल्कुल, जहाँ सर्विस कर रहे हैं, अगर स्टेट में सर्विस कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को बियर करेंगे, और सेंटर में सर्विस कर रहे हैं तो सेंट्रल 0071 जो इसका हेड है। ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है कि जैसे एनपीएस में पहला पैसा है उनका कट चुका है तो वो पैसा भी उनका आना बहुत जरूरी है तभी वो देंगे? डेफिनेटली, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ अगर एनपीएस में पैसा कटा है वो तो पैसा ट्रांसफर होना जरूरी है, वो जरूरी है, वो जरूरी है। तभी मैं यही कह रहा हूँ कि जब उस पैसे को हम काउंट, सर्विस को काउंट कर रहे हैं तो सर्विस को काउंट कब कर रहे हैं, जो उस पैसा आ जाएगा उसका, जब पैसा तो सर्विस काउंट हो जाएगी वो। लेकिन जब तक वो अमाउंट नहीं आता तब तक काउंट नहीं हो सकती, एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी तब तक। ये एक बहुत ज़रूरी समझने वाली चीज़ है। और अगर हम बात करते हैं खास तौर पर कि अगर पेंशन से संबंधित कोई भी समस्या रहती है जी, तो किस तरह से कहाँ पर संपर्क किया जा सकता है? एक तो हमारी वेबसाइट है, आप AGHP की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आराम से आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, आप फ़ोन करना चाहते हैं तो हमारे प्रिंसिपल एजी से लेके हमारे सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर जितने भी लोग हैं, हमारे लोगों के नंबर वहाँ पे होते हैं। और हमारे को तो बहुत फ़ोन आते हैं, बल्कि घर वाले बोलते हैं कि आप ऑफिस में रहा करें तो कभी फ़ोन कर सकते हैं हमारे को, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही है और AG ऑफिस में कभी भी संपर्क किया जा सकता है। जी जी। हंसराज हीर जी, नंदलाल कनौजिया जी, आपका स्टूडियोज़ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पेंशन और GPF से संबंधित हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। कार्यक्रम में इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।